हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम बिलासपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने क्या देखा था, उसमें देखा था कि इसे सतधार कहलूर बुलाया जाता है। तो किस वजह से? यहाँ पर क्या है, सात धारे यानी कि 7 हिल्स है। तो हमने सीरीज कौन सी स्टार्ट की है? बिलासपुर एक रियासत। तो चलिए, आज इसका ये लेक्चर नंबर तीसरा है। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बिलासपुर की स्थिति को देखें तो ये रहा, और अगर पूरे भारत में हम हिमाचल प्रदेश को देखें तो उत्तर दिशा में, और बिलासपुर हमारा यहाँ। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने बिलासपुर का एक लार्ज मैप बनाया था। हमने बिलासपुर को देखा था, फिर हमने उसके देखा था कि उत्तर पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी जिले और राज्य हैं, वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने ये सब कुछ देखा था। ये हमने अपने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अन्य फैक्ट देखे थे जिनसे सवाल आ जाते हैं और आते भी हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी कल क्या, ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर की ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था सबसे पहले हिल्स। ये हम कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले हमने हिल्स कवर करी कल। इसमें क्या क्या था? हमने देखा हिल्स, जिसे हम लोकल भाषा में धारे बोलते हैं। धार कहलूर बिलासपुर को बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 धारे के नाम ये रहे। इसके बारे में हमने एक वीडियो के थ्रू भी देखा था। उसके बाद हमने देखा था सतधार कहलूर जो है, वो जो 7 धारे हैं उनकी लोकेशन कैसी। फिर उसके बाद हमने देखा था, सब कुछ हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। अब आज हम क्या देखेंगे, जो हमने कल पढ़ा वो थोड़ी डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी नैना देवी धार। इसमें हमारे को 2 चीजें याद करनी है, टेम्पल और फोर्ट। टेम्पल कौन सा है? नैना देवी जी का। और फोर्ट कौन से है? 2 फोर्ट है इसके ऊपर, कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट। ये 2 याद रखने हैं। फिर आ जाती है हमारे पास कोटधार। इसमें क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है फोर्ट और एक इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक। तो देखिए, बछरेटू, बसैया, बसीहा, नौण, ददोगा, महलूट, ये। और इसकी ककरेर, क्या नाम है इसका? ककरेर। और इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से? 1430 मीटर। उसके बाद आ जाती है हमारे पास झज्जियार धार। इसमें क्या बोला गया था कि झज्जियार धार है, एक खट थी जो 2 भागों में डिवाइड करती थी। देखिए, सीर खट। अब सीर खट हमारे पास, ये देखिए, नॉर्थ और साउथ 2 भागों में डिवाइड कर रही है। नॉर्थ वाले पार्ट को क्या बोला गया? उत्तर वाले पार्ट को बोला गया झज्जियार, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर। और साउथ वाले पार्ट को बोला गया भडोल। इसमें देवी भडोली जी का टेम्पल स्थित है और गुग्गा गेडवी जी का टेम्पल स्थित है। ये 2 बातें थी। उसके बाद आ जाती है त्यूणधार। इसे हमें याद रखना है टेम्पल और फोर्ट। टेम्पल देखें तो रंबा देवी और सिद्ध गुरुनाथ, ये 2 टेम्पल याद रखने हैं हमें। और फोर्ट सरयून फोर्ट और नौरनगढ़ फोर्ट। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होती है, स्टेटमेंट में आपको नैना देवी जी दे देंगे लेकिन फोर्ट दे देंगे आपको नौरनगढ़। हमें पता होना चाहिए जो नौरनगढ़ फोर्ट है वो त्यूणधार में है, और जो कोट कहलूर फोर्ट है वो नैना देवी धार में है। इसलिए हमारे को फोर्ट पर्टिकुलरली कौन सी धार में है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर धार में कोई ना कोई फोर्ट हमें देखने को मिल ही जा रहा है। अगली आ जाती है बंदला धार। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए ये फेमस है, और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाया गया है एनटीपीसी प्लस एनएचपीसी के द्वारा मिलकर। उसके बाद आ जाती है भाद्रपुर धार। इसमें क्या करती है भाद्रपुर धार? ये खट जो है वो 2 भागों में बांटती है। वो है हमारी अलीखट। कहाँ से आती थी? सोलन से आती थी। हमने कल इसे पूरा देखा था, बस आज हमने इसमें इसे देख लिया लिख के। और उसके बाद ये राजा विजयचंद से किस प्रकार जुड़ी थी? क्योंकि राजा विजयचंद जी ने इसे अपनी समर कैपिटल बनाया था, यानी कि समर में यहाँ पर रहते थे। और इसके बारे में एक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद आ जाती है रतनपुर धार। रतनपुर धार इसीलिए फेमस हुई क्योंकि यहाँ पर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। अमर सिंह थापा को किसके द्वारा हराया गया था? जनरल ऑक्टरलोनी के द्वारा। तो जैसे ये रतनपुर धार क्या है, फेमस हो चुकी। तो हमारे पास कितनी धारें पढ़ी हमने? 7 धारें। और 7 धारों में से किसी न किसी धार से सवाल आते ही आते हैं। तो ये हमारी 7 धारें बिलासपुर में इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आती है हमारी फेमस वैलीज। देखिए, आपको पता होगा, जैसे ये हिल है, ये एक हिल है, इनके बीच में क्या होगी? घाटी होगी, वैली होगी, और यहाँ पर वैली होगी। एक इस प्रकार से वैली बनती है, और दूसरी जो रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है। रिवर के आसपास भी क्या होती है? गांव बसे होते हैं, वैलीज होती है। तो देखिए, अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें, ये हमारी कौन सी रिवर आ रही है बिलासपुर में? हम बोलेंगे सतलुज रिवर। तो इसके किनारे किनारे ये जो एरिया हुआ वो कौन सी वैली कहलाई? सतलुज वैली। उसके बाद आती है हमारी चौथा वैली। देखिए, सतलुज वैली, कसोल टू नैन,
नैला। कसोल क्या है हमारे पास, इस सतलुज का बिलासपुर में एंट्री पॉइंट, और नैला क्या है, सतलुज का बिलासपुर में एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री टू एग्जिट ये क्या बनी हमारी, सतलुज वैली। उसके बाद आती है चौंता वैली। कौन सी वैली, चौंता वैली। देखिए चौंता वैली हमारी यही भाखड़ा बांध के पास पास ये वाला इलाका हुआ चौंता। सतलुज वैली तो हमारी सारी ये बन गई, चौथा वैली हमारी ये बन गई। अब उसके बाद आती है हमारे पास दानवीन वैली। दानवी वैली, तो देखिए दानवीन वैली की अगर बात करें तो ये हमारी हो गई बहादुरपुर, ये होगी बांदला के बीच में जो ये बनी वैली, ये बनी हमारी दानवी। दानवी, देखिए इन तीनों के बारे में एक एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। सतलुज वैली के बारे में पता होना चाहिए कि सतलुज वैली है कहाँ, कसोल टू नैला गांव तक। चौंता वैली भाखड़ा बांध, और दाविन वैली बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला। ये वाला जो सवाल है ये पेपर में पूछा गया है, दानवीर वैली है वो किसके बीच में है। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे दे देंगे, वो यहाँ बता देंगे दानवीर वैली कि यह जजियार और त्यून के बीच में है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो दानवी वैली है वो कहाँ पर है, बहादुरपुर और बांदला के बीच में। क्या हो गया। अब देखेंगे हम रिवर सिस्टम कि बिलासपुर में कौन सी नदियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। हमने अपनी रिवर की जो सीरीज चली थी उसमें हमने एक रिवर पढ़ी थी जिसका गहरा संबंध है किससे, हमारे बिलासपुर से। तो वो कौन सी थी, वो थी हमारी सतलुज रिवर। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता होगा कि पिंक जो है वो किसकी सीमा को डोनेट कर रहा है, ये वाला पिंक एरिया किसको डोनेट कर रहा है, देखो। तो ये सतलुज हमारे कहाँ पर बिलासपुर में कहाँ से आ रही है, मंडी से आ रही है, और छोड़ के जा रही है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पर होना था क्योंकि पंजाब में जाती है यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए अगर हम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा शिमला, ये कुल्लू और मंडी के बॉर्डर से आई और ये बिलासपुर में एंटर कर रही है यहाँ पर। ये हमारा बिलासपुर है, ये सोलन है, ये मंडी है, ये हो गया तीन, और ये शिमला है। देखिए बिलासपुर में ये हमारी रिवर है सतलुज, और सतलुज की सहायक तीन सहायक खड्डे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, सतलुज के बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है इसकी तीन सहायक खड्डों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया मंडी, ये हमारा शिमला, ये हमारा सोलन, ये बिलासपुर। हमारी सतलुज आ रही है मंडी से, ये हमारा कसोल गांव से। ये हो गया हमारा कसोल गांव। कसोल गांव से ये बिलासपुर में एंटर कर रही है और भाखड़ा नैला गांव के पास ही हमारे हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में एंटर कर रही है। अब देखिए ये सबसे पहली सहायक खड्ड हम पढ़ेंगे शीरखड्ड। कौन सी, शीरखड्ड। जो शीरखड्ड है वो हमारे पास कहाँ पर सेंटर करती है, बिलासपुर के बॉर्डर में हटवार से, और सतलुज में मिल जाती है सेरी गांव में। ये हो गया हमारे पास। और अगर हम वैसे ही बात करें गंबर खड्ड की, तो गंबर खड्ड जो है हमारे पास नेरी सेंटर करती है कहाँ पर, बिलासपुर में, और डगरान के पास मिल जाती है किसमें, सतलुज में। तीसरी आती है हमारे पास अलीखड्ड। अलीखड्ड की बात करेंगे, ये कोटिहरार के पास बिलासपुर के बॉर्डर में एंटर करती है, और बेरी घाट में ये सतलुज में मिल जाती है। देखिए 6 नाम है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक कौन सा, हटवार, हटवार, सेरी, नेरी, डगरान, कोटिहरार और बेरीघाट। ये 6 नाम है जो 3 खड्डों से जुड़े हुए हैं। इनको मिसमैच करके दिया जा सकता है, इसलिए हमें नाम के साथ पता होना चाहिए कि जो अगर गंबर खड्ड आ रही है तो वो हटवार से नहीं, नेरी से बिलासपुर में। देयर मतलब ये हमारे को अगर हम डायग्राम से देख लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो झील है यहाँ पर नो नेचुरल लेक यहाँ पर कोई नहीं है, एक मानव निर्मित लेक है, मानव द्वारा बनाई गई झील है जो यहाँ पर है। तो देखिए अगर हम देखें ये रही हमारी गोविंद सागर झील की, अगर हम लोकेशन देखें तो ये रही हमारी गोविंद सागर झील। यह हमारी गोविंद सागर झील उस समय का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जब बनाया गया था। देखिए ये पूरी की पूरी गोविंद सागर झील रही, गोविंद सागर लिखा हुआ है आ रहा है ये। और देख रहे आप अगर देख रहे होंगे तो गोविंद सागर के इस तरफ को क्या है, अनंतपुर साहिब वगैरह पंजाब का एरिया आ रहा है। तो देखिए ये हो गया। अब हम देखते हैं गोविंद सागर के बारे में। अगर हम देखें गोविंद सागर का जो एरिया है वो कितना है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बनने से क्या हुआ था, 256 गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे, यानी कितने लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। 256 गांव में जितने लोग रहते थे, 256 तो गांव थे, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या इससे भी ज्यादा होगी, और माना जाता है कि आज तक उन्हें जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और देखिए गोविंद सागर के एंड पॉइंट पे एक भाखड़ा डैम बनाया गया है। ठीक है, जो उस समय का क्या था, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसी के चलते बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बनाया गया, उसे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त मर्ज नहीं किया गया जब ये बन रहा था। देखिए 1954-55 में, 1955 से लेके इसकी आधारशिला 1955 में रखी गई और 1963 तक बन के तैयार हो गया। आधारशिला रखी कब थी, 1955 में, और तैयार हुआ 1963 में। पंडित नेहरू जी ने इसे क्या बोला था, न्यू टेम्पल ऑफ
रिसर्जेंट इंडिया, ये हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि कहे कही किसके द्वारा है, तो पंडित नेहरू जी द्वारा ये कही गई है। उसके बाद आता है हमारे पास स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास दो है, हो गया हमारे पास लुंड जो ददरान के पास है नियर स्वारघाट, और एक बस्सी, तो ये हमारे पास क्या है स्प्रिंग। उसके बाद आता है हमारे पास टैंक या टोबा। टैंक या टोबा हमारे पास तीन है, एक हो गया हमारे पास जगत खाना टैंक, एक हो गया स्वारघाट, और एक हो गया संगवाना टैंक। तो देखिए जो जगत खाना और स्वारघाट है ये 1874 में बनाए गए थे, और उस वक्त जो राजा थे वो थे हीराचंद जी। हीराचंद जी के द्वारा क्या बनाए गए थे, दो टैंक। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और हीराचंद जी के बारे में जब भी मेंस में क्वेश्चन आता है कि हीराचंद जी के बारे में लिखिए, तो हम ये भी डाल सकते हैं कि उनके द्वारा सोशली क्या वर्क किया गया था। ये टैंक बनाए गए थे, इससे क्या होगा, लोगों को पानी की सुविधा हो जाएगी। ये भी पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर। ये दो टैंक हमें डेट याद ना रहे मेंस के लिए, लेकिन ये टैंक के नाम याद रखें। प्री के लिए तो डेट्स भी याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आती है संगवाना जो बनाया गया था राजा विजयचंद द्वारा, ये हो गया। अब आता है हमारे पास, ये हमने पढ़ी अब तक ज्योग्राफी, ये जो पीछे पेज पे थे ये थी हमारी सारी की सारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हमने जो 6 के 6 पॉइंट बनाए थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। अब हम करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं बिलासपुर के। तो देखिए फॉरेनर ट्रैवलर, कौन कौन से जो विदेशी यात्री है वो बिलासपुर में आए और किस राजा के समय काल में आए, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए विलियम मोरक्राफ्ट, ये आए थे 1820 में, और उस वक्त जो राजा थे वो थे महानचंद, ये पहला हो गया। युगल जर्मन व्यक्ति थे, और जीटी विग्ने, ये आए थे 1839 और 38 में, उस वक्त जो राजा थे वो थे खड़कचंद। देखिए महानचंद, खड़कचंद। उसके बाद लॉर्ड मायो आते हैं 1871 में, उस वक्त राजा थे हीराचंद। हीराचंद जी के बारे में आपको यहाँ से भी दो चार पॉइंट, जब मेंस का पेपर बनेंगे तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे कलेक्ट होते जा रहे हैं, जब भी हम मेंस के बारे में हीराचंद जी के बारे में लिखेंगे अगर क्वेश्चन आए। एक तो हो गया हमारे पास उन्होंने सोशली क्या वर्क किया था, उन्होंने बनाए थे टैंक या टोबा। उनके वक्त उनके समय में क्या था, फॉरेनर ट्रैवल भी आए थे। इनसे इनकी दूरदृष्टिता शो हो रही है कि हीराचंद जी के टाइम पीरियड पे क्या आए थे 1871 में, लॉर्ड मायो, ये हो गए। उसके बाद आता है अदर फैक्ट्स, कि जैसे देखिए मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट हुआ, वर्ल्ड वार 1 हुआ, या जुग्गा आंदोलन हुआ, या वर्ल्ड वार 2 हुआ, उस समय कौन कौन से राजा थे, और ये पूछा जाता है सवाल। तो देखिए 1857 के रिवोल्ट में हीराचंद जी थे। एक और फैक्ट इनके बारे में ऐड कर लिया हमने। 1877 में दिल्ली दरबार हीराचंद जी थे, ये एक और फैक्ट हो गया इनके बारे में। 1883 से लेकर 88 तक जो जुग्गा आंदोलन हुआ था उसमें अमरचंद जी थे, मतलब उस समय राजा अमरचंद जी। 1914 से लेकर 1918 में जो वर्ल्ड वार 1 हुआ उस वक्त राजा विजय चंद, बी भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, विजय चंद जी थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड वार 2 में आनंद चंद जी थे। देखिए ये वाले फैक्ट हैं, ये आपको पूछे ही जाते हैं। एज द फॉलोइंग में आ सकता है। 1857 के रिवोल्ट में मान लीजिए आपका अमरचंद जी का नाम दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस वक्त हीराचंद जी थे, ना कि अमरचंद जी। तो ये थे हमारे फैक्ट। उसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, अब हम कल पढ़ेंगे इसकी राजा को स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से राजा हुए, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, और उनसे कैसे कैसे पेपर में सवाल आए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।